नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम खास तौर पर हेल्दी इंडिया में बात करने वाले हैं महिलाओं की सेहत के बारे में। एक माँ पूरी उम्र अपने न्यूट्रिशन का, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती और यही चीज़ शायद वो अपनी बेटी को भी नहीं सिखाती है और इसीलिए आगे चलकर उसे प्रॉब्लम्स आती हैं। 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा जाता है। महिलाएं घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। महिलाओं की बदलती लाइफस्टाइल और खुद पर ध्यान न देने की वजह से महिलाओं को कुछ गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को अपने हेल्थ के प्रति खुद जागरूक होने की। उन्हें समय समय पर कुछ चेकअप कराने चाहिए, जिससे कुछ बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही मानसिक समस्या जैसे चिंता, क्रोध, तनाव और अवसाद से भी दूर रहा जा सकता है। महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी तो आत्मविश्वास के साथ कुशलता पूर्वक तमाम जिम्मेदारियां निभा पाएंगी और जी सकेंगी एक खुशहाल जीवन। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे 2 एक्सपर्ट्स। आइए आपका भी उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो है प्रोफेसर एंड हेड रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट से, एम्स न्यू दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता राजन, जो हैं आयुर्वेद से, वाइस प्रिंसिपल एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर उमा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी, चाहे छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो, हड्डियों की दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। तो किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें या फिर हम आर्थराइटिस की बात करें, तो किस एज में स्टार्ट होती हैं? देखिए, एक कहावत है कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न हमें बाद में मिलता है। ऐसे ही जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें हमें बोन्स में इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट क्या करना है कि हम कैल्शियम रिच फूड लें, एडुकेट विटामिन डी हमें मिल सके, राइट। और वो सिंस चाइल्डहुड शुरू हो जानी चाहिए। और कहते हैं 30 एज की तरफ थोड़ा सा बिल्टअप होती रहती हैं चीज़ें, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जिनका बैंक डिपॉजिट ही इनसफिशिएंट होगा तो बाद में कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है न्यूट्रिशन, जो कि प्रीडिस्पोज करती है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा जो फिज़िकल एक्टिविटी है, आपने देखा होगा इन जनरल आजकल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही फिज़िकल एक्टिविटी अवॉइड करते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी से भी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों बातों पे ध्यान दें। तीसरी चीज़ है ओबेसिटी, जो बच्चों में जंक फूड का चलन हो रहा है। तो ये जो जंक फूड होते हैं वो भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मिलकर इन्फ्लुएंस कर रही हैं जो ये बीमारियां, हड्डियों की आपने बात की। इसमें मैं आर्थराइटिस की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेटाबॉलिक बोन डिजीज की बात कर रही हूँ, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और यूजुअली जो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन हैं उनमें तो ये बहुत खतरा बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का, क्योंकि जो मेनोपॉज के बाद 45 की उम्र के बाद, 45-50 साल की उम्र के बाद ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं बोन की इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में। तो जब वो उनकी वो साइकिल चेंज होती है तो वो जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी उनके लेवल्स और टाइप्स सब कुछ चेंज होते हैं। तो वो भी एक तरह से प्रीडिस्पोज करते हैं फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो महिलाओं पर एक तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह की दिनचर्या बदल रही है? हाँ, देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा हुआ है कि महिलाओं की जो दिनचर्या है वो इतनी अनियंत्रित होती हैं, जो बेसिकली हाउसवाइफ हैं, उनके पास उनको अपनी सेहत के लिए टाइम ही नहीं रहता। तो बेसिक जो है शुरुआत होती है न्यूट्रिशन से, कि बहुत प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से, एडिक्वेट न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उनके आने वाले भविष्य पे, आने वाली जो उनकी शरीर है, उनमें बहुत सी चीज़ों की कमज़ोरी हो जाती है। एक घर में माँ जो है उसको
खुद का न्यूट्रिशन नहीं पता, और उस घर में जो एडोलेसेंट बच्ची है जो अभी उसका एक मेनार्की का टाइम है जहाँ पे वो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहा है, तो ब्लड ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उसको एडिक्वेट आयरन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हैम्पर करती है। तो बहुत, हाँ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेदा में तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन ही बताया गया है हर एक चीज़ के लिए। तो जो लाइफ स्टाइल है वो तो हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइफ स्टाइल मीन्स जैसे कि अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छे रहन सहन, अच्छी दिनचर्या, इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। और फीमेल तो जनरली जो फूड के मामले में वो फैमिली में सुबह से शाम तक पति का, बच्चे का, आने वालों, घर के जो एल्डर्स है उनका ख्याल रखती है। अपने लिए उसको बचता भी नहीं, और ना वो इतना इस बात में सोच पाती, ना इतनी अवेयर होती कि उसको भी अपने हेल्थ के बारे में इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए खुद भी, और वो जो उसके घर में वो जो बच्ची है उसके लिए भी। तो दिनचर्या में आपने बात करी कि उसमें खाना पीना भी शामिल है, और उसमें आपकी नींद भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो ऑब्वियस है कि आपके शरीर में, देखिए आयुर्वेदा हार्मोन जिसे बोलते हैं कि बैलेंस योर हार्मोन्स बैलेंस योर लाइफ, तो आयुर्वेदा भी इस बात को बहुत ज़्यादा जोर देता है कि बैलेंस योर दोषास एंड बैलेंस योर लाइफ। अब जो दिनचर्या है या जो नींद है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो ह्यूमर्स है, दोषास हैं, उनको हैम्पर करता है। तो हमारे शरीर में जब दोषास की इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, जिसके वजह से शरीर में कहीं ना कहीं बीमारियों का जन्म होना शुरू हो जाता है, जो कि हम ध्यान भी नहीं रख पाते। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, वो एक तरह से एक्युमुलेट होने लग जाती है, और जब वो बहुत बढ़ जाती है देन वो ब्लास्ट हो जाती है, और वो तब तक हमें बहुत देरी हो चुकी होती है। तो इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेज से हम इन सब चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान दें कि शुरुआत हमारी जो हमारी घरेलू चीज़ों से होनी चाहिए, कि हमारी दिनचर्या बहुत नियंत्रित होनी चाहिए, हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। डॉक्टर उमा, आप भी बता रहे थे हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं? विमेन हेल्थ की अगर हम बात करें तो जैसे न्यूट्रिशन की बात कर ली कि न्यूट्रिशन पुअर होता है हमने, और इसमें हाइजीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। देखें जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो विमेन में बहुत कॉमन होता है। तो जो बच्चियां हैं उनको तभी से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कितनी इम्पॉर्टेंस है हाइजीनिक बिहेवियर की, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम यूजिंग सैनिटरी पैड्स टू बाकी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी की हमने बात की। एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो मेंटल स्टेटस है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चों का, जिसमें, और स्मोकिंग जो है वो इवन गर्ल चाइल्ड में बहुत बढ़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, उसमें 13% जो थे गर्ल चाइल्ड थे जो स्मोक करते थे, और बहुत ही यंग एज में स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं। तो वो एक बाउंड्री जो है ब्लर होती जा रही है कि मेल और फीमेल जो बिहेवियर इन टर्म्स में देखें एडिक्शन या इसमें, तो एक वो भी एक वजह आ रही है जो उनको परेशानियां हो रही हैं। तीसरी चीज़ मेंटल इलनेसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, और एक तो बच्चियों में भी आ रही हैं, इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं जिनकी हमने बात की, तो कुछ इश्यूज जैसे डिस्कस किए कि वो खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाती, सब कुछ उनके अंदर इकट्ठा होता रहता है, राइट, हाँ। और वो एक्यूमुलेट होके एक दिन जो है वो चीज़ें बात उसमें नहीं आती कि वो बिल्कुल ब्लास्ट हो इन अदर वे, वो बिल्कुल शांत होकर, और वो डिप्रेशन और बहुत सारे और साइकियाट्रिक इलनेसेस डेवलप हो जाते हैं। डॉक्टर सुजाता, तनाव और स्ट्रेस वो सब इकट्ठा हो रहा है, तो ये अवसाद की वजह से भी महिलाओं के ऊपर बुरा असर पड़ता है क्या? बहुत अवसाद, देखिए तनाव जो है वो उसके बहुत मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। और तनाव जो है सबसे ज़्यादा जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, वो जो बहुत स्ट्रेस जो वुमेन रहती है वो सिक्रीट करता है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्लो करके वो बहुत इफेक्ट डालता है। तो महिलाओं को हमेशा तनाव से बचना चाहिए। देखिए तनाव के बहुत से फैक्टर हैं। वायलेंस एक ऐसी चीज़ है कि वुमेन्स की लाइफ में वायलेंस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, आइदर पार्टनर या नॉन पार्टनर उससे, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर वो चाहे वो जॉब में हो,
या फिर वो किसी भी फील्ड में हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर महिलाओं को तनाव का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पुरुषों से ज़्यादा। और वो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए, उन सब चीज़ों को उनको पीछे छोड़ने के लिए, और वो कितनी अच्छी रहें और कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकती हैं, उनको थोड़ा सा अपने मेडिटेशन एंड योगा की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, न्यूट्रिशन फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड है, अगर आपकी चीज़ जो कॉज फैक्टर है आपके तनाव का, अगर अपनी लाइफ से नहीं जा रहा है तो उसका सेकंड मैनेजमेंट होना चाहिए। अब सेकंड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि बहुत गुड एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन फीमेल्स को करना चाहिए, जिससे कि वो बहुत हद तक जो उनकी ज़िंदगी में तनाव है उनसे वो अपनी सुरक्षा कर सके। डॉक्टर उमा, जैसा कि आपने कहा कि 30 साल तक एक तरह से हड्डियों का निर्माण शरीर में हो जाता है, और आपने कितना न्यूट्रिशन लिया है, दिनचर्या कैसी, उस पर डिपेंड रखता है। लेकिन अगर किसी के घर में जेनेटिक प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो घर की जो बाकी लड़कियां हैं वो अपने आहार में, अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करें, या फिर कुछ टेस्ट भी हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि जो प्रॉब्लम मेरे परिवार में थी वो मुझे ना हो? जेनेटिक का मतलब लोग ये ना समझें कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होगी, इससे ऐसा लोग समझते हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि लड़कियों की शादियों में प्रॉब्लम आती है कि जिनको ये बीमारी है तो बच्चों में भी हो जाएगी, या बाद में ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, कोई ऐसी आर्थराइटिस, तो वो कहते हैं आने वाले जनरेशन में चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्रीडिस्पोजिशन होता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर मिले तो ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो फैक्टर्स अगर हम बात करें तो जैसे रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं, या एयर पोल्यूशन भी एक फैक्टर माना गया है उसका। इसके अलावा केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज आल्सो सपोज टू बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर वो मिल जाएं तो ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं। कुछ नोन फैक्टर्स हैं, कुछ अननोन फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को फैमिली में ऑटो इम्यून डिजीज या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है फॉर एग्जांपल, तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि वो डॉटर को या किसी और रिलेशन को हो जाएगी, कोई तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट, हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, जॉइंट में दर्द शुरू हो गया है, स्वेलिंग आ गई है जॉइंट्स में, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो रही है 30 मिनट से ज्यादा, और वो परसिस्ट कर रही है, तो ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। अदरवाइज सिर्फ हमारी फैमिली में किसी को है तो हम चले जाएं अपने आप को टेस्ट कराने के लिए, वो बिल्कुल रॉन्ग है, और उससे टेंशन और बढ़ जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि अवसाद ना हो, क्योंकि जब एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर यही रहेगा कि वो पॉजिटिव टेस्ट लेके एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर चक्कर काटते रहेंगे, कहीं कोई दवाई शुरू हो जाएगी और परेशान रहेंगे। इसलिए टेस्ट बिल्कुल ना कराएं अगर सिम्टम्स नहीं है, और अपनी डाइट जो है उसको हेल्दी रखें। और हम सब जानते हैं कि हेल्दी डाइट क्या होती है, घर का खाना, सारी चीजें, फल, सब्जियां, दालें, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वही एक हेल्दी नॉर्मल फूड होता है। सुजाता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आहार कैसा हो हमारा जिससे हम स्वस्थ रहें? देखिए, आहार हमारा बहुत सही है कि हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें महिलाओं में शरीर में वैसे भी जो उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो प्रोटीन, जो इंडियन डाइट जो है उसमें प्रोटीन डिफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए उनको, खासतौर पर जो वेजिटेरियन है। हाँ, वेजिटेरियन है। एंड जो देखिए, दो सोर्स होते हैं प्रोटीन के, एक तो एनिमल ओरिजिन और एक होता है वेजिटेबल ओरिजिन। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं, जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के लिए, वो प्रोटीन जो है वो एनिमल उसमें होता है। लेकिन जो वेजिटेरियंस तो घर में जो खाना खाएं इस बात पे ध्यान रखें। महिला और जो ग्रोइंग एज की बच्चियां हैं जिनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, उनको बहुत ध्यान में रखना है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा शामिल करें। प्लस ऐसी डाइट हो जो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मिनार्की का टाइम होता है जब बच्ची में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उस वक्त है कैल्शियम एंड आयरन की, क्योंकि जो ब्लड लॉस होता है उससे उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाएगी, और उस वक्त अगर एडिक्वेट उसको डाइट नहीं दी गई तो आने वाले टाइम में भी वो उसके बॉडी में उसकी कमी रहेगी। तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, लीफी वेजिटेबल्स और जो है गुड स्लीप, अच्छी एक्सरसाइज, ये सारे फैक्टर्स जो है ये बहुत ज़रूरी है एक महिला को अपने जीवन में रखने के लिए कि वो कितनी हेल्दी रह सकती है इन सब चीज़ों को अमल करके। उमा जी, ये बताएं कि कैल्शियम और विटामिन डी, अगर हम सप्लीमेंट्स की भी बात करते हैं, आजकल मार्केट में सैशे उपलब्ध हैं, गोलियां उपलब्ध हैं, अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी है तो कितना सही है बाहर की दवाइयाँ लेना या फिर घर से ही न्यूट्रिशन लेना?
घर का न्यूट्रिशन हमेशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे बातें हैं जो लगता है कि संभव नहीं है। एक तो ये कहते हैं विटामिन डी सफिशिएंट तब मिल सकती है जब आपकी 80% ऑफ द बॉडी इज़ एक्सपोज्ड और आप जो सनलाइट है उसमें कम से कम 30 मिनट्स बिटवीन 10 AM to 2 PM के बीच में आप एक्सपोज कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक आपको आधा घंटा बैठना है। हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल, और दैट टू विथ 80% ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सन, है ना, वो संभव नहीं लगता। दूसरी चीजें ये है कि लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं जब बाहर जाते हैं, तो वो भी जो पेनिट्रेशन है सनलाइट की उसको प्रिवेंट करता है, रोक लेता है। तो लेकिन यह है कि आप बिना सनस्क्रीन यूज करे हुए बाहर जाने का नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं और परेशानियां हैं जो हो जाएंगी। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड्स आते हैं जिसमें जो कैल्शियम एंड विटामिन डी होती है। और जब विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, डेफिशिएंसी होती है तो शायद अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि अपने आप विटामिन डी नहीं लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी है तभी सप्लीमेंट्स लें। यानी कि कोई और ले रहा है उसको देखकर आप ना लें, पहले टेस्ट कराएं। एग्जैक्टली, क्योंकि विटामिन डी डिपॉजिट होती जाती है बॉडी में, जिससे कि कभी कभी कैल्शियम लेवल बहुत हाई हो जाता है और उसकी वजह से डेथ तक हो सकती है। किडनी फेलियर हो सकता है। हाई नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन कैल्शियम नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए, चाहे वो विटामिन डी के हो चाहे वो कैल्शियम के हो। और जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, तो जब आप लेते हैं तो ये बॉडी में स्टोर हो जाती है फैट सेल्स में, और इसका इफेक्ट बहुत देर तक, बहुत समय तक, महीनों तक आता रहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है डेली कैल्शियम की, विटामिन डी की या और मिनरल्स की, उनको मल्टीपल सोर्सेज से आप अक्वायर करते हैं। अच्छा, ये नहीं कि आप, किसी ने कहा हमें सिर्फ कैल्शियम मिल्क से लेना है, तो वो बहुत सारे लीटर मिल्क सुबह से शाम तक सिर्फ या किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स होंगे। एग्जैक्टली। लोगों में एक ये धारणा बनती जा रही है कि मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो हमें लेने चाहिए और हम उसी से स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज में, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, जहाँ जबकि आप एक सप्लीमेंट ले रहे हो, चाहे विटामिन सी ले रहे हो, तो जस्ट टेकिंग विटामिन सी, व्हाट अबाउट अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। इसीलिए जो होलसम फूड है वही ज़्यादा ठीक है। घर का खाना हो, घर का खाना ही कह सकती हूँ, क्योंकि बाहर से ऐसे घर की तरह फूड तो वन कैन नॉट ईट। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो फिर यहाँ पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? देखिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये है इशू एक कि देखिए WHO ने बहुत से नॉर्म्स बताए हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी गाइडलाइंस रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कंट्रीज, भारत सरकार उस पर भी काम कर रही है। लेकिन ज़रूरी ये है, उसमें बेसिकली है क्या कि जो रूरल एरिया तक की जो महिलाएं हैं या जो लोग रह रहे हैं, उनको प्रॉपर हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ जो उनकी बेनिफिट्स है वो मिलने चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं, है ना, और जो छोटी सिटी है वहाँ पर भी, लेकिन रूरल एरिया में अक्सर ऐसा होता है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हैं वहाँ से, और जो सेंटर है वो जो गांव है उससे भी और पास जो दूर गांव है, वो उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन रहता नहीं है, तो उनको उनके अवेयरनेस ही नहीं है। तो जो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव अभी महिलाओं के लिए जो फर्स्ट स्टेप ये है कि एजुकेशन करें। पहले तो महिला जो बच्चियां हैं उनको, जैसा कि हमारा अभी चल रहा है, आशा बहनें घर जाती हैं, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही थी कि वो जा कर बताएं उनको। तो ये एक वो है कि दूर दराज हर एक कोने में स्वास्थ्य की जागरूकता का अभियान है, जो हर महिला के क्षेत्र में, महिला और बच्चों के क्षेत्र में उनको पता रहना चाहिए। और हेल्थ प्रमोशन होना चाहिए। हेल्थ प्रमोशन ही ना होकर उसके साथ में हेल्थ प्रमोशन और उसके अचीवमेंट इक्विटी होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड, बेसिकली वुमेन्स के लिए। जैसे जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है, शिशु कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है। योजनाओं का जो पर्पस ही है वो ये है कि जो गांव तक में, दूर दराज तक जो महिला और बच्चे हैं उनको प्रॉपर उनके लिए उनका न्यूट्रिशन और उनकी देख रेख हो। और पोषण अभियान भी समय समय पर चलाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 5 और जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि महिला है एंटीनेटल केयर, तो एंटीनेटल केयर जो गर्भणी परिचर्या है जिसमें भारत है, उसमें सरकार ने ऐसा बनाया हुआ है कि 6 महीने तक आफ्टर डिले, पहले तो उसका 9 मंथ तक पूरा ख्याल रखना, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी भारत सरकार 600 रुपीज़ देती है पर मंथ,
कि जिससे कि उसको जो उसकी न्यूट्रिशन के लिए प्लस वो जो बेबी है उसकी न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि उसकी फीडिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो बच्चा भी उतना नहीं हो पाएगा। तो ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव यही है, चाहे वो आयुर्वेदा में हो चाहे किसी भी उसमें, गवर्नमेंट का यही पर्सपेक्टिव है कि गांव के दूर दराज तक हर एक छोटे कोने शहर और उसमें जाकर महिलाओं और शिशु की जो स्वास्थ्य के लिए अपग्रेडेशन का काम होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए हेल्थ का। जी। हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे, तो आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे उमा जी की जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और महिलाएं तब जाकर अस्पताल में पहुंचती हैं कि अब बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है पैर में या हड्डियां काम नहीं कर रही हैं। उस सिचुएशन से बचने के लिए घर में क्या उपाय मौजूद हैं? उपाय की बात करें उससे पहले तो एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जो इनहेरेंटली जो विमेन है उनमें ये चीज़ होती है कि घर में सब किसी को भी परेशानी है तो उसको लेके वो हॉस्पिटल भागेंगी पहले, लेकिन खुद को परेशानी होगी तो इग्नोर करती रहती हैं। तो और वो इग्नोर तब तक रुकेंगी जब तक ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाए तो उनको जो थोड़ा बहुत कोई इधर उधर से जो ज्ञान दे देता होगा कि आप ये कर लो वो कर लो, वो सब चीज़ें अपनाते रहेंगे और फिर बहुत हमने तो देखा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए हैं, कई बार मोर्टेलिटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है परेशानी। तो मैं ये कहना चाहूँगी उनको कि जब भी आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके एंकल में या एड़ी में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, वो एक आध बार कभी किसी को हो सकता है, वो 1-2 दिन रहा, 3 दिन रहा, ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार मेडिकल एडवाइस ज़रूर ले लें कि क्यों हो रहा है। ये सिर्फ हील का पेन ही नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो कि अंदरूनी बीमारी का पता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल किसी के पाम की स्किन टाइट होनी शुरू हो गई और हाथ में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी आने लगी, तो हाथों में प्रॉब्लम है लेकिन उस पेशेंट को निकला कि ओवेरियन कैंसर, तो ये टेल साइन हो सकते हैं किसी भी बीमारी के। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सिम्टम को जो परसिस्ट कर रहा है थोड़े टाइम तो उसको इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यानी कि जो भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, शरीर में कोई भी बदलाव हो रहा है, वो उसके लिए आप डॉक्टर तक जरूर जाएं और सलाह लें। एब्सोल्युटली, यस। सुजाता जी, आपसे जानना चाहेंगे घर में क्या क्या उपाय मौजूद हैं, हमारे किचन में क्या क्या मौजूद है जिससे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी और नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, एक कहावत है कि किचन इज द फार्मेसी एंड फार्मेसी इज द किचन। ये एकदम बात सत्य है कि महिलाओं को, जैसे मैंने पहले भी बताया, खान पान के मामलों में कि उनको प्रोटीन इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जो इंडियन जो डाइट है, थाली जो है, वो अपने आप में कंप्लीट डाइट है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें यूज़ करते हैं। आयुर्वेदा जो बेसिकली जो बैलेंस डाइट की बात करता है वो करता है रसों के ऊपर, कि जो भी खाना खाया जाए उसमें पूरे के पूरे 6 रस होने चाहिए। ठीक है, तो जो हम थाली खाते हैं घर में वो कंप्लीट होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो है अपनी जो खान पान है उसको बहुत आधा अधूरा कर दिया। फीमेल के साथ ऐसा होता कि नहीं बचा, फैमिली ने खा लिया, जो बचा वो खाना खा लिया। तो जो थाली, उसको एक वो बना लीजिए कि आपकी जो थाली है उसमें जो है प्रॉपर चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सैलेड, ये सारी चीजें होनी चाहिए डेली। जो थाली आप पुरुषों के लिए बनाती हैं ऐसी ही सेम थाली आपके लिए भी होनी चाहिए। तो ये आप बहुत हद तक अपनी हेल्थ को बिना किसी मेडिसिन के बहुत कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के शरीर से रिलेटेड, 99% जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव लाइफ से हो चाहे मेनोपॉज में, वो आप अपने खान पान और अपनी उससे सुधार सकते हैं। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आपको मेडिकल एडवाइस की या बाहर जाने की जरूरत है। हमें जरूरत जब भी पड़ती है जब हम खुद सेल्फ अपनी इग्नोरेंस करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो थाली है उसको सुधारें पहले। हाँ, डॉक्टर उमा, हेल्दी इंडिया के व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका मैसेज? मैं सारी विमेन को ये कहना चाहूँगी कि खुद को खुद की नज़र से देखें, दूसरे की नज़रों से नहीं, और अपने लिए वक्त निकालें। और आप एक केंद्र बिंदु हैं परिवार के और संसार के, कोई ये माने या ना माने। तो इसलिए आपको खुद को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, स्माइल करें, फ्रेंड्स बनाएं और अच्छी स्लीप लें। सुजाता जी, आपसे जो ये महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि वो सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारें, ठीक है, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें और अपने लिए समय निकालें। पूरी आपकी जो भी गृहस्थी है उसमें से अपने लिए समय निकालें, और थोड़ा सा अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत तनाव है तो योगा एंड मेडिटेशन ज़रूर करें। जी, डॉक्टर उमा और डॉक्टर सुजाता, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी तमाम अच्छी सलाह के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।
तो ये तो हमने जाना कि महिलाएं अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं, लेकिन योग से कैसे आप अपने तन मन को चुस्त दुरुस्त रख सकती हैं, आइए देखते हैं अपने योग सेक्शन में। नमस्कार, मैं प्रियंका। जैसा कि हम जानते हैं, बिजी लाइफस्टाइल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते ज़्यादातर महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती और इसी के चलते वो एक के बाद एक कई बीमारियों का शिकार होते जाती हैं। तो आज के अपने इस सेशन में हम ऐसे ही कुछ योगासनों के बारे में बताएंगे जिनके रोज़ाना 5 से 10 मिनट के अभ्यास से आप न सिर्फ इन बीमारियों से छुटकारा पा सकती हैं, बल्कि एक फिट और फ्लेक्सिबल बॉडी भी पा सकती हैं। इस आसन को करने के लिए मैट पर सावधान की मुद्रा में आ जाएं और हाथों को सामने से लाते हुए कंधे की सीध तक ले आएं। उंगलियों को लॉक करें और हथेलियों को उल्टा करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकें। सांस भरते हुए ऊपर आएं और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। इस स्थिति में आपको 30 से 40 सेकंड तक बने रहना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। हाथों को नीचे रख करें और पैरों को फोल्ड कर लें। इस आसन को आप पहली बार 3 से 5 बार ही करें और एक बार अभ्यस्त हो जाने के बाद आप इसे 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए आप पैरों के बीच 2 से 3 मीटर का गैप कर लें। दाएं पैर को दाहिनी ओर मोड़ें, हाथों को कंधों की सीध तक फैलाएं और लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाहिने पैर से टच करने की कोशिश करें। इस स्थिति में आपका बायां हाथ ऊपर की ओर होगा और आपकी नज़रें बाएं हाथ की ओर होंगी। सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। धीरे धीरे पहली स्थिति में वापस आ जाएं। हाथों को नीचे कर लें और पैरों को फोल्ड कर लें। इस अभ्यास को भी आपको पहली बार 3 से 5 बार ही करना है और अभ्यस्त हो जाने के बाद आप इसे 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए पैरों के बीच 2 से 3 फुट का गैप करें। हाथों सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए हाथों को मैट पर ले आएं। इसमें आपको पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए अपने सर को मैट पे टच करना है। इस स्थिति में भी आपको 30 से 40 सेकंड तक बने रहना है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं, सर्वांग गति। सर्वांग गति करने के लिए आप हाथों को इस प्रकार कर लें, पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कम कर लें और पहले क्लॉकवाइज घूमें, फिर एंटी क्लॉक। वापस से पहली मुद्रा में आ जाएं, पैरों को फोल्ड कर लें। प्रसारिता पादोत्तनासन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छे से मसाज करता है। तो इस आसन को वैसे तो आप जितनी बार भी करेंगे फ़ायदेमंद ही है, लेकिन शुरू में आप इसे 3 से 5 बार ही करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए शरीर को हल्का मोड़ते हुए कमर से नीचे झुकने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप इस स्थिति में भी रुक सकते हैं। 30 से 40 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें और फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। हाथों को आराम से नीचे कर लें। पादहस्तासन भी हमारे कमर और पीठ दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद आसन है, लेकिन शुरू में अगर आप इसे कर रहे हैं तो 3 से 5 बार ही करें और अभ्यस्त हो जाने के बाद आप इसे 10 से 15 बार भी कर सकते हैं।
तो यहाँ बताए गए सारे आसन बहुत ही आसान से आसन हैं जिन्हें आप आसानी से 5-10 मिनट करके भी मोटापे, डायबिटीज़, हाई बीपी, माइग्रेन जैसी कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट पेशेंट्स हैं तो इन आसनों को ना करें। इसके साथ ही प्रेगनेंसी और हाल फिलहाल हुई सर्जरी के बाद भी इस आसन को करना अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ। तब तक योग करते रहें, निरोग रहें। तो महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन घर की और बाहर की तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। तो इस नेग्लिजेंस रवैये को बदला जाए और अपना ख्याल रखा जाए, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को फिर से चुस्त दुरुस्त रखा जाए। तो आज हमने जाना हेल्दी इंडिया में। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।